नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। घर और घर के ना ख़त्म होने वाले काम सुबह से लेकर रात तक बस सिलसिला चलता ही रहता है। एक काम सुलझा के हटो तो लगता है दूसरा लो सर पे आ खड़ा हुआ। होम मेकिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आई विश ये एक दिन या एक महीना या एक साल हम इसे डिफाइन कर सकते, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। अगर मेरे नज़रिए से देखें तो इस होम मेकिंग प्रोसेस को हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुकिंग, क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। कुकिंग जो परिवार को जोड़े रखता है, क्लीनिंग जो सिर्फ घर नहीं बल्कि मन को भी हल्का करता है, और ऑर्गेनाइजिंग जो चीज़ों को ही नहीं दिनचर्या और ज़िंदगी को भी एक रिदम दे देता है। और इन तीनों के बीच में बिना रुके बिना थमे घर चलने लगता है, बिल्कुल उन कामों की तरह जो कि कभी पूरी तरीके से ख़त्म ही नहीं होते। आज है 23 दिसंबर यानी कि क्रिसमस से 2 दिन पहले का दिन, और बच्चों ने फरमाइश की है कि उन्हें करना है पॉटलक अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दे वांट सम केक। तो मैंने सोचा अपना काम बनाते हैं कुछ आसान और बहुत कुछ फैंसी सा नहीं, कुछ सिंपल और बहुत ही क्विक बनने वाला केक बना देती हूँ। सो आई एम मेकिंग रेड वेलवेट केक, और आप व्यूअर्स में से बहुत सारों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं बिना अवन की भी रेसिपी शेयर करूं, तो ये है रेड वेलवेट बॉम्ब्स बिना अवन के। इसके लिए मैंने दूध में विनेगर मिला लिया है, और इसी विनेगर वाले दूध में मैंने ऑयल, रेड कलर और वेनिला एसेंस भी मिला के रेडी कर लिया है। और ये दूध आप देख सकते हैं हल्का हल्का फट गया है। दिस इज़ एग्जैक्टली हाउ वी वांटेड। ये फटा है विनेगर की वजह से। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे गैदर कर रही हूँ। मैं ले रही हूँ आधा कप मैदा, आप चाहें तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और इसी के साथ इसमें डाल रही हूँ कोको पाउडर, पिसी हुई चीनी और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इस रेसिपी में नहीं जाएगा। सारे एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपको आपके स्क्रीन पे मिल जाएंगे, और ये सभी कप मेजरमेंट्स में है, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि उनके पास मेजरिंग स्केल नहीं है ग्राम्स में मेजर करने के लिए। तो यहाँ पे सारे ही ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद ये वेट इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें मिला दूंगी। बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप रूम टेम्परेचर मिल्क ऐड कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा करके ही मिल्क ऐड कीजिए। अराउंड 3 to 4 टेबलस्पून मिल्क आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से लाने के लिए। नाउ दिस बैटर इज़ रेडी। आप चाहें तो मफिन्स भी इसके बना सकते हैं। ओटीजी में बेक कर लीजिए एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 18 मिनट्स। मैं आज आपको अप्पे पैन में इसके बॉम्ब्स यानी कि रेड वेलवेट बॉम्ब्स बनाना बता रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अप्पे पैन गैस पे चढ़ा के इसे हल्का सा गर्म कर लूँगी, और सारी ही कैविटीज़ इस अप्पे पैन में ग्रीस करके ले लूँगी। जो एकदम सेंटर वाली 3 कैविटीज़ हैं मैंने गलती से उनको भी ग्रीस कर दिया था, लेकिन उनको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम उनमें डालेंगे पानी। पानी डालने की वजह से इस अप्पे पैन में स्टीम बनी रहेगी जब हम इन बॉम्ब्स को पकाएंगे, और वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। सो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगी, बट व्हेन यू आर ऑन नर्चरिंग होम्स यू कम टू नो दिस। अब सारी ही कैविटीज़ में बैटर डाल दीजिए, और हर कैविटी को आपको हाफ या 3/4 से ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये अच्छा खासा फूलने वाले हैं। और इन सभी को अब हम ढक के एकदम लो फ्लेम पे पकने देंगे। आप चाहें तो इन्हीं रेड वेलवेट बॉम्ब्स के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा वाइट चॉकलेट का भी डाल के ऊपर से वापस से इस बैटर के साथ कवर करके बेक कर सकते हैं। रेड वेलवेट और वाइट चॉकलेट गोज़ वेरी वेल टुगेदर, लेकिन आज मेरे पास वो थी नहीं, तो मैं सिंपल प्लेन वाले रेड वेलवेट बॉम्ब्स बना रही हूँ। एंड एज आई बेक, क्योंकि इसमें टाइम लगने वाला है, कुछ 7 से 8 मिनट आराम से लगेंगे। इन दैट टाइम मैं बाकी की सारी चीज़ें संभालती चलूँगी, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा। और सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं, जब तक ये बॉम्ब्स पक रहे हैं तब तक मैं कुछ और भी अपने काम निपटाती चलूँगी। मैं यहाँ पे अवन प्रीहीट पे डालने वाली हूँ क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ कसूरी मेथी भी। मेथी मैंने धो के, छील के, सुखा के फ्रिज में स्टोर की हुई थी। तो जब भी बीच में इस तरीके से मुझे टाइम मिलता है तो मैं ऐसे छोटे मोटे काम भी बीच में करती रहती हूँ। जैसे आजकल मटर छील लिए, या फिर
अभी जैसे मैं कसूरी मेथी बनाने वाली हूँ। घर पे बनी कसूरी मेथी का स्वाद और रंगत कुछ अलग ही होती है। बाज़ार वाले में वो बात होती ही नहीं है। और यकीन मानिए इसे घर में बनाना इतना ज़्यादा आसान है ना कि बस पूरा बंच एक मेथी का मैं एक बार में ही इस तरीके से अवन की प्लेट के ऊपर पूरा फैला देती हूँ और बेक करने के लिए, मतलब डिहाइड्रेट होने के लिए बेसिकली अवन में डाल देती हूँ। 180 डिग्रीज पे ही मैं इसे रखूँगी 20 मिनट्स के लिए। बीच बीच में स्टर करती रहूँगी और बस कसूरी मेथी भी बन के रेडी हो जाएगी। अब इन बॉम्ब्स को भी चेक कर लेते हैं। दे सीम टू बी ऑलमोस्ट डन, लेकिन एक बार मैं इनको पलट के दूसरी तरफ से भी अच्छे तरीके से सेक लूँगी। एक आध मिनट ही टाइम बस और लगेगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि बीच वाली कैविटीज़ में पानी ख़त्म हो रहा है तो आप उसमें पानी वापस से भर सकते हैं। वापस से थोड़ा सा ढक के मैं इनको एक आध मिनट के लिए और पका लूँगी एंड देन दे विल बी डन। एक टूथपिक इंसर्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि दीज आर फुली डन और नॉट, आपको पता चल जाएगा। काफ़ी सिंपल नो ओवन वाली कप मेजरमेंट्स के साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये। और ये अप्पे या फिर बॉम्ब्स, आप कुछ भी बुलाइए इनको, बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। एक बार तो ट्राई करना बनता है। एंड इफ़ यू ट्राई, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर पिक्चर्स विद मी ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक। मुझसे तो रेजिस्ट ही नहीं हो रहा था, इसलिए एक मैंने खुद ही खा के देख लिया। बच्चे घर पे नहीं हैं, वरना वो इसी समय सारे ख़त्म कर देते। तो ये सारे ही फिर मैंने टिफ़िन में पैक करके रख दिए कि जब उनको ले जाना होगा 2 दिन बाद वो ले जा सकते हैं। लास्ट मिनट का कोई रश नहीं, और ये कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है कि पड़े पड़े ख़राब हो जाए। तो एक आध दिन पहले भी एडवांस में बना के रख लिया तो कोई हर्ज नहीं है। और इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। होते तो वही 24 घंटे सबके पास हैं, उन्हीं 24 घंटों को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। तो लगे हाथ जब तक कसूरी मेथी रेडी हो रही है, मैंने सोचा एक और काम निपटा देते हैं, और वो है ये किचन कैबिनेट के डोर्स को साफ़ करना। मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है एज़ यू ऑल नो, तो पूरी किचन को एक साथ क्लीन करना या फिर मंथली डीप क्लीनिंग रूटीन भी फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए मैं बैचेस में ये काम करती हूँ। किसी एक दिन एक काम कर लिया और दूसरे दिन दूसरा, इस तरीके से मैं स्प्लिट करके अपनी किचन हमेशा क्लीन करती हूँ, पूरी एक बार में करती ही नहीं हूँ। तो आज लगे हाथ ये वाले जो कैबिनेट डोर्स हैं सफ़ेद, इनको मैं पोंछ के ले लूँगी। और एक्चुअली होता क्या है, जो काम निपटता चले ना वही अच्छा है, क्योंकि कभी हमारी एनर्जी लेवल्स इतने अप नहीं होते, या फिर कभी हमारा ही मन नहीं होता या तबीयत नहीं ठीक होती है, तो काम लटक ना जाए। इससे अच्छा कि जब जो काम हो जाए वही बेहतर है। और बीच में मैंने इस कसूरी मेथी को भी एक बार चेक कर लिया, क्योंकि बीच बीच में इसे हिलाना ज़रूरी है। तो एक बार जब मैंने इसको हिलाया ना तो मुझे लगा कि ऑलमोस्ट दिस इज़ डन, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में एक तरफ से गीली है। तो इसे एक बार अच्छे से मिला लेने के बाद वापस फैला के मैंने 5-7 मिनट के लिए और इसे रख दिया था अवन में। उसके बाद बस एक साइड की और किचन कैबिनेट्स रह गई थी, उनको भी क्विकली मैंने वाइप कर लिया। और बस जितनी देर में मैं ये लास्ट सेट ऑफ कैबिनेट्स वाइप कर रही थी, क्लीन कर रही थी, उतनी देर में मेरी कसूरी मेथी भी बन के रेडी हो गई। एंड लिसन टू दिस। सर्दियों वाली मेथी की बात ही कुछ और होती है। ये इतनी कड़वी भी नहीं होती है दैन द मेथी दैट वी गेट इन समर्स। इसलिए इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए जब भी मौका लगे, इस तरीके से छोटा छोटा बैच आप कसूरी मेथी का बनाते चलिए। साल भर के लिए आप आराम से इसको शीशी में बंद करके स्टोर कर सकते हैं। सो डू ट्राई दिस, बिकॉज घर पे बनी कसूरी मेथी की रंगत आप देख ही सकते हैं, कैसा बहुत ही प्यारा सा हरा रंग इसका बरकरार है, और खुशबू और टेस्ट भी बहुत अच्छी होती है इसकी।
बस उसके बाद मैंने किचन को किया वाइंड अप। जो ओवन से ओटीजी से सारा सामान मैंने निकाला था वो वापस इसी के अंदर रख रही थी मैं। जनरली बेकिंग से रिलेटेड जितना भी सामान होता है, टिन्स वगैरह होते हैं, ये मैं इसी के अंदर स्टोर करके रखती हूँ, तो अलग से जगह भी बनानी नहीं पड़ती। और जब भी ओटीजी यूज़ करना होता है बस उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए मैं सामान बाहर निकाल देती हूँ और उसके बाद वापस अंदर रख देती हूँ। इस तरीके से चीज़ें भी मैनेज रहती हैं और स्पेस का क्रंच भी नहीं फील होता है। तो किचन यहाँ पे मैंने अब कर दी थी पूरे तरीके से वाइंड अप। अब था थोड़ा सा रूम्स को सेट करने का टाइम। आज मुझे हर रूम की बेडशीट चेंज करनी थी। ये मेरा वीकली टास्क है। हर रोज़ बेडशीट मैं नहीं चेंज करती, वीकली ही चेंज करती हूँ, तो आज वही दिन था। और जिस दिन बेडशीट चेंज करो उस दिन बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, और स्पेशली अगर उस दिन थर्सडे पड़ जाए, मतलब जिस दिन मैं कपड़े नहीं धोती, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। इन कपड़ों को रखना पड़ता है। और मेरी जो प्रीवियस वाली लॉन्ड्री बास्केट थी वो प्लास्टिक की थी और वो हल्की सी टूट रही थी, उसकी कैपेसिटी भी कम थी, तो धोने वाले कपड़े स्टोर करने में मुझे दिक्कत आ रही थी। तो इस वजह से मैंने अभी रिसेंटली एक नया लॉन्ड्री बैग ऑर्डर किया था जिसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो यही अब आपके साथ शेयर करूँगी। ये फोल्डेबल बास्केट अराउंड 70 या 75 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ आती है। उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो छोटी जगह में भी स्मार्ट तरीके से रहना पसंद करते हैं। काफ़ी लाइट वेट है, इसलिए इजीली फोल्ड करके आप इसे कभी भी कहीं भी रख सकते हैं, जब आप इसे इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं तब भी। बिल्कुल स्पेस सेविंग। इसका साइज बड़ा है तो पूरे घर के कपड़े आसानी से इसमें आ जाते हैं। रेंटल होम्स के लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। पोर्टेबल है, प्रैक्टिकल है और बिल्कुल अफोर्डेबल है। मैंने भी इनफैक्ट इसे इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इस समय खर्चा नहीं करना था और मेरे बजट में इस समय परफेक्टली फिट हो रही थी। और ये ज़रूरी तो नहीं कि लॉन्ड्री बास्केट को हम लॉन्ड्री बास्केट की तरह ही यूज़ करें। कई बार ऐसा होता है कि कपड़े जब सूख जाते हैं तो उन्हें तुरंत ही हमें फोल्ड करने का टाइम नहीं होता है। ऐसे में कपड़े इधर उधर पड़े रहें और क्लटर्ड लुक दे हमारे घर को, इससे अच्छा है कि उन सभी कपड़ों को इस तरीके की क्लोज्ड बास्केट में डाल दिया जाए ताकि किसी भी क्लटर से हमारा घर बच पाए। इतना ही नहीं, इस बास्केट में आप अपने बच्चों के चार्ट पेपर्स वगैरह भी अरेंज करके रख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राफ्ट मटेरियल घर पे हो जाता है बच्चों का, वो सारी ही चीज़ें इस बास्केट में बहुत अच्छे तरीके से फिट हो जाती हैं। और क्योंकि इसमें लिड है ऊपर, तो इनमें धूल मिट्टी पड़ने का भी कोई डर नहीं। तो चीज़ें ऐसी लीजिए जो कि मल्टी फंक्शनल हो। इनफैक्ट घर में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको कई बार ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आती है। और अगर आपके घर में भी आपको पॉलीथिन्स को अरेंज करने में दिक्कत आती है और वो आपके घर में जगह जगह इस तरीके से फैले हुए मिल जाएंगे, तो आपको चाहिए ये मैश बैग्स। ये भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और ड्यूरेबल ऑप्शन है। ये छोटे से दिखने वाले मैश बैग्स में भी आराम से बहुत ज़्यादा पॉलीथिन बैग्स आप अरेंज करके रख सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि सारे ही पॉली बैग्स को ठीक से फोल्ड करिए और उसके बाद इन बैग्स के अंदर ऊपर से डाल दीजिए। फोल्ड अगर सही से किया होगा तो ज़्यादा सामान आप इसके अंदर डाल पाएंगे, वरना जहाँ पे भी आप सामान ठीक से अरेंज करके नहीं रखेंगे तो वो जगह क्लटर्ड और मेसी हो जाएगी। बस उसके बाद क्या है, ऊपर एक लूप दिया हुआ है जिसके सहारे आप इसको कहीं पे भी टांग के ले सकते हैं। इवन दरवाज़ों के पीछे आप इसको टांग के ले सकते हैं अगर दरवाज़ा खोलने और बंद करने में दिक्कत ना रही हो। नीचे की तरफ भी छेद है जहाँ से आप इन पॉली बैग्स को निकाल सकते हैं, या फिर सामने की तरफ से भी निकाला जा सकता है, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे यूज़ करने में। मैंने 2 मैश बैग्स ऑर्डर किए हैं, एक रेगुलर पॉली बैग्स के लिए और दूसरा मेरे सॉफ्ट कॉटन बैग्स के लिए। हाँ, कॉटन बैग्स आगे या नीचे वाले होल से नहीं निकाले जा सकते हैं, तो एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको ऊपर वाली ओपनिंग ही यूज़ करनी पड़ेगी। बट मैं कह सकती हूँ कि अब ये दोनों ही चीज़ें, पॉली बैग्स एंड ये वाले मेरे जो बैग्स हैं क्लॉथ बैग्स, ये सारी ही चीज़ें अब ठीक से अरेंज हो गई हैं और वो भी बहुत इनएक्सपेंसिव तरीके से। छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी और काम की चीज़ है ये, टू कीप योर होम ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वॉल एडहेसिव हुक्स। ये पूरी ही स्ट्रिप एक ही बार में मैं यूज़ करूँगी। हालांकि आप काट के भी यूज़ कर सकते हैं, जितने हुक्स आपको चाहिए उतने यूज़ कीजिए। इसके पीछे एक स्ट्रिप लगी है, उसको हटा दीजिए और जहाँ मर्जी चाहे आप इसको चिपका सकते हैं और यूज़ में ले सकते हैं टू हैंग योर थिंग्स। मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने डॉटर के कबर्ड में,
कबर्ड स्पेस को ठीक से यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि ये स्पेस भी वेस्ट नहीं है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टू कीप वेरियस आइटम्स जैसे कि बेल्ट, टाइज, स्कार्फ्स, कैप्स और इवन मेडल्स। ये वाला डेस्क ऑर्गेनाइज़र स्पेशली मेरी बेटी ने लिया है अपने डेस्क पे रखने के लिए, और इसमें जो डिफरेंट ड्रॉर्स हैं उसने अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को अलग अलग सेग्रीगेट करके ईच ड्रॉर में अरेंज किया है। ये भी बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है चीज़ों को अरेंज करके रखने के लिए, और सिर्फ डेस्क पे ही क्यों, आप इसको आपके ड्रेसिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं टू कीप योर डिफरेंट थिंग्स ऑर्गेनाइज्ड। और शाम के वक्त मैं वापस किचन में आ गई थी कुछ और काम निपटाने के लिए। वो कहते हैं ना, कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग, रिपीट। मतलब ये प्रोसेस तो होम मेकिंग में चलता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होने वाला। तो फिर से कुकिंग का सिलसिला चालू हो गया था, लेकिन इस समय मैं रेगुलर कुकिंग नहीं कर रही थी। किचन में आई थी अचार बनाने के लिए, हरी मिर्च का अचार बनाने वाली हूँ और नींबू के अचार की प्रिपरेशन भी करके रखूँगी। मैंने यहाँ पे लगभग 250 ग्राम हरी मिर्चें ली हैं, और ये मिक्स्ड है, मतलब डार्क कलर वाली भी और लाइट कलर वाली भी। डार्क कलर वाली थोड़ी ज़्यादा तीखी होती हैं, और लाइट कलर वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उनमें तीखापन कम होता है। तो मैंने दोनों को मिक्स करवा के ही यहाँ पे लिया है, और इनको मैं बीच में से चीरा लगा के पतला पतला काट लूँगी। अगर आप चाकू से काटने में कंफर्टेबल नहीं है तो सिजर्स का इस्तेमाल कीजिए इन्हें कट करने के लिए। ये इंस्टेंट बनने वाले हरी मिर्च का अचार है, और इसमें हम बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप चाहें तो कम्प्लीटली ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। मैं आगे अभी आपको बताऊंगी कैसे। इन कटी हुई हरी मिर्चों में मैंने मिलाया है 3 टीस्पून नमक और 1/4 कप सफ़ेद वाला सिरका। इन दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए किनारे कर देंगे। बाकी के अचार के मसाले की भी यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ले रही हूँ 3 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना, 3 टीस्पून सरसों के दाने। इन सभी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है 1-8 मिनट के लिए, ताकि इनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। एकदम लो फ्लेम पे ही ड्राई रोस्ट कीजिए, एंड वंस दिस इज़ डन, इसको आप अपने ग्राइंडर जार में ले लीजिए। अब इसके साथ हम इसी ब्लेंडर जार में कुछ और चीज़ें मिलाएंगे, जैसे कि आधा टीस्पून कलौंजी और आधा टीस्पून ही हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे रंग के लिए। इन सभी चीज़ों को एक साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा दरदरा ही ग्राइंड कीजिएगा तो अचार का टेक्सचर अच्छा आता है। और उसके बाद ये पाउडर्ड मसाले मिर्च के ऊपर डाल देंगे हम। इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए और आपका ऑयल फ्री इंस्टेंट ग्रीन चिली पिकल रेडी है। इसे एक साफ स्टेरलाइज्ड कांच की शीशी में भर के रखिए और अपनी मील्स के साथ एंजॉय कीजिए। आप इस ऑयल फ्री अचार को फ्रिज के अंदर स्टोर कीजिए ताकि ये लंबे समय तक चले। लेकिन अगर आपको इसे रेफ्रिजरेट नहीं करना है तो आप मेरी तरह 2 या 3 टेबलस्पून सरसों का तेल धुआं आने तक गर्म कर लीजिए और फिर ठंडा करने के बाद इस अचार में मिला लीजिए, ताकि आप इस अचार को बिना फ्रिज के भी आराम से 6 महीने तक बाहर रख सकते हैं। वैसे इतना चलता नहीं है क्योंकि बहुत टेस्टी होता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट मैं नींबू का अचार बनाने वाली हूँ। यहाँ पे 250 ग्राम नींबू लिया है मैंने, और ये अच्छे नींबू हैं, पतली छील वाले हैं, और इनमें कोई भी दाग नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। इनको मैं 8 पीसेस में कट करूँगी और बीज अलग कर लूँगी। आप चाहें तो बड़े बड़े 4 पीसेस भी एक नींबू के कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। इन सारे ही नींबुओं को मैं कांच की शीशी में डाल के 3 टीस्पून नमक के साथ शीशी में बंद करके रखूँगी 7 से 8 दिनों तक। आप धूप भी चाहें तो दिखा सकते हैं, वरना किचन काउंटर टॉप पे ऐसे ही छोड़ दीजिए। रोज़ इस शीशी को हिला ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद का जो अचार का प्रोसेस है वो मैं अब आपको दिखाऊंगी अगले वीडियो में। ऐसा करने से नींबू एक तो गल जाएगा और नींबू का अचार ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो पूरे प्रोसेस के लिए अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा।
तो यही था आज के वीडियो में, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का कुकिंग, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड रिपीट प्रोसेस वाला ये होम मेकिंग प्रोसेस आप सभी ने पसंद किया होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबके रूटीन ज़रूर अलग होंगे, लेकिन करते हम यही काम है ऑन अ डेली बेसिस। ऑन दैट नोट, मैं नीलिमा अब इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। अगले वीडियो में आप सबके साथ जल्द ही मिलूंगी। टिल देन, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।